upon capital M plus small m. Yes, ma'am. और इधर Yes. विदाउट टी, टी को कैंसिल कर दो तो क्या वैल्यू आया? A is equivalent to 2 mg upon m1 m2. 2 small mg. You simply add these two equations, you are getting the equation capital Capital mg M minus small m. minus small mg is equivalent to capital M A plus small m A. तो इसमें से A कॉमन ले लो, A अगर कॉमन लोगे तो आपका A के वैल्यू क्या आ जाएगा? G कॉमन लेके कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M plus m. Is it understood? This is the value of the acceleration. If the value of acceleration is 3, you can find the value of tension force. T कितना हो जाएगा? Is anyone? इस इक्वेशन में A के वैल्यू पुट करो. A is here. Then tell me what is T? What is T? मैम into m हो जाएगा. Into M हो जाएगा. नहीं, mg भी है ना. You have to find out the value of T. Tension force हम कितना? 2 capital M small m into G upon m plus m. Yes, ma'am. Yes. This is the value of T. This is the simplest problem in which you are given a frictionless massless pulley. इसको बोलते हैं frictionless massless pulley system. Pulley system and hanging weights. ये हमारे कनेक्टेड मोशंस में है जो अभी प्रेजेंटली ड्यू टू पैंडेमिक इट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट दिस इज द मेजर क्वेश्चन इन ऑल कंपटीशन. कॉम्पिटिशन्स में यही क्वेश्चन आपका मेन फैक्टर होता है. इसमें एक ही पुली है, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 12-13 पुलीज कनेक्टेड. ठीक है, लेकिन बोर्ड ने हटा दिया, हम क्या करें? रोप का मास तो नेगलेक्ट करके चलते हैं ना. रोप का मास, हाँ, रोप का मास नेग्लेक्टेड, पुली का मास नेग्लेक्टेड. लेकिन हम लोग जब लास्ट ईयर करा रहे थे उसमें भी हम रोप मास पुली मास इंक्लूड करके भी प्रॉब्लम करा रहे थे विथ फ्रिक्शंस. अभी लेकिन पैंडेमिक में उसको ओमिट किया है. आई एम डूइंग ओनली वन मोर प्रॉब्लम. जैसे इफ द मास इज m here, let this one is m1, here is the mass m2, here is the mass m3. ठीक है. My question is what is the force between these two? Let this one is T force, this one is जो T1 और you can take it T2. ये जो T2 है और ये आपका T1 है. Force will be different here क्योंकि जो पुली है ये यहाँ तक एक ही है. ये जो स्ट्रिंग है यहाँ अलग स्ट्रिंग होगा क्योंकि ये दो मास को कनेक्टिंग स्ट्रिंग है. Anyone you can give me the value of T2? मुझे T2 की वैल्यू चाहिए. ये मैं लिख दी ऊपर से. डोंट बी अफ्रेड, दीज आर नॉट इन सिलेबस. करंट सिलेबस पैंडेमिक टाइम में ये हट गया है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर कंपटीशन एग्जाम. बच्चे आए नहीं थे इसलिए हम इसको स्टार्ट किए हैं. 23 स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर. एस टेल मी. मैम ये इक्विलिब्रियम है ना? हाँ, सिस्टम नहीं, द होल सिस्टम इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड. ये दोनों मास m3 into g plus a. What are you telling? मैम m3 into g plus a. m3 into g plus a. इतना इजी नहीं है. g minus natural. Now you see how to do this problem. इस साइड तो आपको इजी होगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन करने में. लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में आप देखो यहाँ आप m1g वेक्टर वेट वेक्टर यहाँ डाल दिए और ये कैसे जाएगा? इफ दिस साइड इज गोइंग डाउन तो दिस साइड विल गो अप. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस साइड? इस साइड की इक्वेशन क्या होगा? T1 बड़ा है इसलिए खींच के ऊपर ले गया. m1g बड़ा हो गया, हम T बड़ा होगा. T1 हम T1 minus small m1g is equivalent to m1a. capital M1 है. ठीक है. T1 minus m1g is equivalent to the force with which it is moving upward. ये समझो, इसमें T1 बड़ा है क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है. m1g
क्योंकि इसको इस तरफ से वो नीचे खींच रहा है। तो T1 किससे बड़ा है? M1G। कितने अमाउंट बड़ा है? M1A टाइम। ये फोर्स एक ही पॉइंट में, इसको बोलते हैं एक ही पॉइंट में टोटल फोर्स। एक ही पॉइंट में 3 फोर्स लग रहा है। T1 ऊपर जा रहे हैं, M1G नीचे जा रहे हैं, और ये जो M1A भी ऊपर जा रहे हैं। आप इसी को लिख सकते हो T1 + M1A = M1G। मैंने इसको सेम इक्वेशन T1 + M1A = M1G, मैंने इसको डिफरेंट वे में लिखा है कि T1 M1G से बड़ा है और इतना बड़ा है। Is it understood? In the same way, take this whole as a system. Tell me what will be the equation? If this whole is a system, is anyone who can tell me the equation? कैसे जा रही है? How it is moving? Downward. It is moving downward. So what is the net force downward? दोनों को एक ही ले लो, M2 + M3 into G। ये बड़ा है किससे? M2 + M3 नहीं, ये बड़ा है किससे? T1 से। ये बड़ा है T1 से। इज इक्विवेलेंट टू M2 + M3 into A। ये इक्वेशंस में, ये दोनों इक्वेशन से यूज करके आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1? ये दो इक्वेशन से। Yes, ma'am. यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है। कैन यू एबल टू फाइंड? ऐड कर दो, हो जाएगा T1 लेगा यार। इसके बाद आप क्या करो? आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू नो द मेथड बिकॉज द अटेंडेंस इज वेरी लो स्टिल नाउ आल्सो। Yes, if I take this equation only, अगर मैं इसी को एक ही सिस्टम मानती हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेरे पास M3G - T2 is equivalent to M3A। Yes or no? Yes. Yes, ma'am. T1 = T2। मैम इट शुड बी मैम ये मैम T1 = T2 होना चाहिए ना मैम? क्या क्या? मैम T1 = T2 होना चाहिए ना मैम? T1 T2 नहीं होता, इसमें डबल मास है ना। T1 is not T2 here, T1 is not T2 here। इसमें से बताओ, if you find out T1 from this equation, आप पहले T1 निकाल दो, फिर T1 को पुट करके यहाँ आप A निकाल दो, फिर A को यहाँ पुट कर दो, आपको T2 मिल जाएगा। Are you getting the point? हम T1 निकालने की क्या जरूरत? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फिर उसके हाँ, बाद एक्सेलरेशन सीधा थर्ड इक्वेशन में। नहीं, दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दोगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। हाँ ठीक है, एक्सीलरेशन निकाल दो, डायरेक्ट एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर दो। ठीक है? Are you getting the point? How many have joined? 25। अभी भी 25 है। You are having 40 strength। 2 new students have joined। Sahil Sharma, are you present here? Sayam Kakkad, are you present here? Sayam Kakkad and Sahil Sharma, are you here? नहीं है मैम। दोनों नहीं है। No, not same। हम कोई नहीं है। Sahil Sharma, where he is? Sahil Bist है, Sahil Sharma is not here, and Sayam Kakkad, no, they are not here। Yes, tell me what value you are getting? हम बहुत बड़ी इक्वेशन है। बहुत बड़ी इक्वेशन है, लेकिन यू कैन फाइंड। ठीक है? Yes. बंसी का के साथ प्रॉब्लम है। Teams is not responding। Many students are, Babbe has also not joined। It is because of that rain, network issue is there with many students। Ma'am, I have joined. It was for math class. That is for math class? Yes, ma'am. Okay। Now, these are
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, Sir. these are very interesting questions. पता नहीं क्यों पैंडेमिक पे इसको हटा दिया, यही आपका इसका मेन है, जो भी कंपटीशन में बैठेगी ये मेन क्वेश्चन है. नेक्स्ट आल्सो you should know the concept. The next one is you should know the concepts not exactly mentioned in syllabus. One is known as your frame of reference. What do you mean by the term frame of reference? Suppose you are sitting in a room here. आपकी चारों तरफ जो रूम है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है. The surrounding around you is your frame of reference. Is it understood? What is frame of reference? Yes or no? Frame of reference समझ में आया? No. There are two types of frame of reference. One is your inertial. Write down, one is your inertial, the other one is non-inertial. There are two types of frame of reference. One is inertial, the other one is non-inertial. Okay. One frame of reference is your inertial frame, the other one is non-inertial. Yes, tell me. किसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होना चाहिए? Any guess? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. मैम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ मैम इनर्शियल में वैलिड होना चाहिए. So what will be the meaning of the word inertial frame of reference? इसमें से कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो इन लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे करता है? Any guess? Inertial frame. Inertial frame of reference. Yes, you write down. Inertial frame of reference is that frame which obey law of inertia. ठीक है? Inertial हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इनर्शियल लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन्स लॉज देन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? न्यूटन्स लॉज वैलिड और इनवैलिड हियर? दिस वन वैलिड होगा. ओके, दिस वन obey law of inertia. Write down, this one is obeying law of inertia. Inertial frame of reference का मीनिंग क्या है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल लॉ को ओबे करता है, और ये डज नॉट ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? इज एनीवन? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे फिर डिफाइन करोगे? किसके नाम पे? मैम अ बॉडी का कंटिन्यूस टू बी इन मोशन until it is Again you are doing a mistake here. The body continues in which type of motion? until an external force is applied. अरे इसमें दो मिस्टेक हो गया आपका. Yes, anyone who can rectify? मैम यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. Yes, it should be uniform motion or unbalanced force. आर्यन जब सेंटेंस बोल रहे हो, दो मेन चीज जो हम बोल रहे हैं ना उसको ओमिट करके बोल रहे हो. Ma'am, have you taken attendance? No, I haven't taken attendance. I am waiting for students. Most of the students are in trouble now. We understand the situation because of heavy rain in Delhi, and we also understand this is because of why this uneven rain pattern is there. Anyone who can guess who is responsible for it? No answer. Definitely you may not be. We may be. Global warming के चलते uneven rain pattern. In one day, 90% rain is there. Other days are free. Uneven rain pattern throughout world is because of the consequence of global warming. You children are not responsible for it. It is for our generation. Yes or no? Non-inertial frame of reference, they does not obey what? Law of inertia. Law of inertia कौन सी साइंटिस्ट के नाम में है? Yes, anyone? Galileo's law of inertia. Galileo's law of inertia. इसके मीनिंग क्या है? Body at rest remains at rest. A body in motion remain, body in uniform motion remain in uniform motion.
or direction unless and until an external unbalanced force disturbs it. गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया एक 3 प्लेट में किए थे, एक 3 प्लेट को ये ऐसे दिए थे, यहाँ अगर 100% फ्रिक्शनलेस करके एक बॉल को वो छोड़ दिए तो दैट बॉल मूव्स. If it is infinite distance, it will move, it will not stop. If you have given it height like this, यहाँ जितने height है, if it gains the same height here, then it will return. Galileo's law of inertia. Then it will start oscillating. If there is no friction, 100% no friction, then that oscillation will not stop. Galileo's law of inertia, not exactly in our syllabus, but here we are defining inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. ठीक है? If the frame of reference is at rest or moving uniformly, then they are in inertial or non-inertial. Non-inertial. Write down. Ma'am, it will be inertial. Frame of reference is in rest or moving with uniform velocity. दोनों सेम चीज है, बार बार मैं बोल रहा हूँ. If the frame of reference, again frame of reference is in rest or moving with uniform velocity with respect to an inertial frame, with respect to an inertial frame, ठीक है? They are also, then they are also inertial. Now you tell me, inertial frame of reference में acceleration 0 होता है और ये with acceleration होता है, ना without acceleration होता है? मैम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैम 0 होगा. ओके, इसको बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड. यहाँ लिख दो, इसके दूसरे नाम है नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Inertial frame of reference is same as your non-accelerated frame of reference. Newton's laws are obeyed here or not obeyed? Newton's laws are obeyed here or not obeyed? मैम obey नहीं होगा मैम. क्यों? They are either at rest or moving with uniform velocity. मैम क्योंकि मैम एक्सेलरेशन नॉन एक्सेलरेशन ना मैम इसलिए. Any other answer? Constant. Saswat theory. Wait. Aryan, you keep quiet. Saswat, Sanket, tell me. Newton's laws are obeyed in inertial frame of reference or non-inertial frame of reference? Inertial frame. No. Ma'am, they are obeyed in inertial frame of reference. They are obeyed. Write down here. Newton's laws are obeyed here. Write down. Newton's laws are obeyed here. Gautam, you have given the answer. Newton's laws are obeyed here. This is all about your inertial frame of reference. Inertial frame of reference का different नाम क्या है? Non-accelerated frame of reference. Aryan, you are confused with one acceleration with the acceleration of the system. Aryan, एक मिनट में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. Just take an example. If this is your house, you are sitting here, and you are eating something, and this house is at rest. You are doing an experiment. Let it be you are doing an experiment. Whatever you are measuring, suppose you are doing the simple pendulum experiment. आप इसका oscillate करा दिए, या ऐसा oscillation हो गया. You measure the time period. Aryan, are you understanding? Aryan. Yes, ma'am. Suddenly, this house started moving with an acceleration. Is your time period correct? In that case, suppose you are in a race train, the train starts accelerating suddenly. The time period you are measuring from the simple pendulum experiment will be different. That is accelerated frame of reference. Understood? Whatever work we are doing, घर में बैठ के हम जितने काम कर रहे हैं, that is either at rest or the system is moving with uniform velocity. If it is moving with the accelerated frame of reference,
तो आपके पास उसका फोर्स रहेगा। जैसे आप आगे झुकोगे, पीछे झुकोगे, साइड में टेढ़ा हो जाएंगे। एज एनीवन हु हैज ऑब्जर्व्ड द कंडीशन ऑफ द स्लीपिंग पर्सन्स इन ए नाइट बस। नाइट बस, सपोज कोई वैष्णो देवी जा रहे हैं, उसमें सारे लोग सो चुके हैं, बस चल रहा है अपने रास्ते में, और आप खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? एनीवन हु कैन टेल मी? एनीवन हु कैन गेस? अगर कोई भी नहीं देखा है तो गेस भी तो कर सकते हो। संकेत, टेल मी। संकेत, मैम मैंने नहीं देखा। मैम कोई एक बोलो। ए संकेत, आई हैव गिवन यू। संकेत कभी नाइट जर्नी नहीं किया मैंने हो नहीं बस में? देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा नहीं हो। किया। बंसी का कभी भी नहीं देखे हो? नो गेस ऑल्सो? नो। ये इतने अच्छे बच्चे कभी नाइट जर्नी भी नहीं की हो? बस में पेरेंट्स के साथ बचपन में वैष्णो देवी गए होगे, हरिद्वार गए होगे ना, सारे कार में जाते हो? तो कार में बोलो। Ma'am, for somebody who's seeing from outside, they'll be in motion. No, there are two frame of reference. One is someone is seeing from inside. आप अंदर खड़े हो कि वो अपना स्टेटमेंट दो ना। One who is standing from outside Ma'am, can from give where they'll be at rest. क्या क्या? Ma'am, they'll be at rest. अगर अंदर से देखेंगे। अंदर से देखेंगे तो बस तो रास्ता तो पूरा स्ट्रेट नहीं है, चाहे हरिद्वार जाओ, वैष्णो देवी जाओ। तो ये सारे सोए हुए हैं। They don't have control over their head. Anyone who can guess? Ma'am, when उनका the हेड लेफ्ट राइट होता रहता है। एक मैम वो मैम जो पर्सन जो सो रहा है मैम वो आगे जाएगा। बंसी के टेल मी। ma'am, when bus changes its direction, ma'am, the head goes in opposite direction. कभी इधर गिरते हैं, कभी बस तो कंटिन्यूअस स्पीड बढ़ा रहे, कम करा रहे, साइड टर्न कर रहा है। यू विल सी पिकुलियर इवेंट्स। कभी ऐसे गिर जाते हैं, फिर उठ के सीधा हो जाते हैं, नींद खुल जाता है थोड़ा। कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं। दे आर ऑलवेज इन ऑसिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो बना के रखे हैं बच्चे नाइट बस में। ये सारे न्यूटन्स लॉज का इम्पैक्ट है। accelerated frame of reference for the person who is standing from outside. Aishwarya Gopinath, if you are taking the video from outside, then it is accelerated frame of reference. But if you are inside, you can see Newton's laws में ये डायरेक्शन ऐसे चेंज किया बॉस ने, पर्सन ऐसे हो गए। सडनली ब्रेक दे दिया, यू फॉल लाइक दिस। सडनली स्टार्ट किया रेस से, यू फॉल लाइक दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। नो वन हैज सीन इट। बच्चे तो वीडियो बना के ही लेके आते हैं। देखो कितना अच्छे से ये जा रहा है, देखो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। नाइट बस स्पेशली स्कूल ट्रिप में होता है। तो ये एडवाइज द स्टूडेंट्स, मेक ए वीडियो, वी कैन शो इट इन क्लास। पता नहीं कौन सा पैंडेमिक है, स्कूल ट्रिप भी बंद हो गया है। यू आर नेवर देयर इन स्कूल ट्रिप? Ma'am, we were. व्हिच ट्रिप? टेल मी, कहां गए थे? मैम मैं भी कहीं मैम मैं भी एक कोई स्कूल ट्रिप में गया हुआ हूँ। कहां गए हो? खुद ही को याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, सोचो। Ma'am, fun trip and educational trip. Ma'am, 2016, 18 and 19 वाले में। 15 में कहां गए थे? स्कूल ट्रिप तो कोई नहीं भूलता जिंदगी में। धर्मशाला। धर्मशाला गए थे? मैम, अरे यू आर विथ अस। धर्मशाला में Yes, गए थे, ma'am. बड़ा अच्छा रोड था धर्मशाला रोड में। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो शूट हुआ था। बच्चे रात में सो जाते हैं तो उसके बाद दूसरे हाँ, बच्चों को मैम एक बार तो हम लोग मैम गांधी म्यूजियम गए थे मैम। यही तो सामने गांधी म्यूजियम, कौन सोएगा उधर? ओके, गांधी में क्या था स्कूल ट्रिप में? वो कुछ नहीं है, वही सामने है गांधी म्यूजियम, उसमें कोई नहीं सोता दिन में। एस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द फ्रेम फॉर व्हिच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट एप्लीकेबल and all the frames which are accelerating or rotating with respect to inertial frame will be non-inertial frame. Suppose ये आपका inertial frame है, suppose this one is your inertial frame. ये सिस्टम के साथ अगर और कोई सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है, और कोई सिस्टम आपका एक्सीलरेट कर रहा है और रोटेट कर रहा है और रोटेट, तो वो जो दूसरे वाले सिस्टम है वो नॉन इनर्शियल होगा।
जो सिस्टम इसके साथ एक्सीलरेट कर रहा है, ये आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके साथ अगर कोई एक्सीलरेट कर रहा है और एक फ्रेम को रोटेट कर रहा है, जैसे वो आइसरो ने बोली अभी कि ये आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका स्कूल बॉस है, ये पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड पर्सन, इसके हिसाब से नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ये डिफिकल्ट है, आइंस्टाइन्स थ्योरीज आर इन्वॉल्वड हियर, या और इसमें न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए वी शुड अप्लाई स्यूडो फोर्स हियर। स्यूडो मींस इमेजिनरी फोर्स। पूरे सिस्टम में एक इमेजिनरी फोर्स देख के हम इसको नॉन इनर्शियल से इनर्शियल कन्वर्ट करेंगे, तब जाके न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। इसलिए ये अभी सिलेबस में नहीं है, ड्यू टू पैंडेमिक दे हैव ओमिटेड इट, but simply know the concepts. Okay, now let us start the syllabus. How many of you have joined? 31. Okay, it is a good strength. 31 strength. Today's topic is friction. Yes, anyone who can tell me what is friction? What will be your answer? Give the simplest answer. इतना complicated नहीं है physics. What do you think? Ma'am, opposition of force during the motion. Opposition of a force during the motion. Any other idea? मैम फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। Friction is a contact force. अच्छा. Any other idea? When it comes to play, friction force कब अरेंज होता है? When? Ma'am, when two surface come into play. अच्छा. Suppose uneven plane. this mobile is kept on the book. This mobile is kept on the book. Is there any friction force between book and mobile? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone telling no? मैम इसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा मैम। होगा? यस मैम। Yes, ma'am. कि मैम अगर नहीं होगा तो मैम तो ये मैम फिसल के गिर जाएगा। अच्छा, ये फिसल के गिर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं गिर रहा है, तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स है। आई एम गिविंग यू टू सिचुएशन। ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ये बुक रेस्ट में है। इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स? राइट डाउन। इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स हियर? सिंपल सा सिचुएशन है, एक टेबल है, उसके ऊपर बुक रेस्ट में रखा है। इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स हियर? No, ma'am. What you have answered? Most of the students have answered yes. No, ma'am. Who is No telling? होगा मैम। Who is telling no? मैम यस Ma'am, no होगा. No कौन बोले? No होगा। No का थोड़ा explanation तो दो। मैम बॉडी रेस्ट पे है मैम, तो मैम अभी तो फ्रिक्शन मैम तो मोशन में होगा ना, अभी कोई भी मोशन, ये तो रेस्ट में है ना, बॉक्स या ब्लॉक जो भी है। Okay, Sanket, your point is somehow different. Wait, I am changing the situation. The same book is kept in an inclined plane. ये book ये inclined plane में रखा है, same book. It is also at rest. Question is same. Is there any friction force? yes Yes. there is। यस Yes, ma'am. This answer is yes. Very good. जिसका ये डाउट है, and this answer is no 100%. पहला आंसर नो था। जब मैं इसको टेबल को टेढ़ा कर दिया, मैंने टेबल को ऐसे कर दिया, तब इसके ऊपर कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में गिरने के लिए, वो फोर्स उसको बचा रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। इज इट अंडरस्टूड आर्यन? फ्रिक्शन फोर्स कब आता है? देन द क्वेश्चन इज व्हेन फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट और एनीथिंग ma'am. एल्स। खाली टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट मींस फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और मैम एनीथिंग मैम मैम When a मैम force is acting on कोई भी them, ऑब्जेक्ट they are in contact. फ्रिक्शन में होगा मैम जब uneven motion- surfaces come in contact with each other. अरे फ्रिक्शन फोर्स यू राइट डाउन। फ्रिक्शन फोर्स मेरे क्वेश्चन क्या है? व्हेन इट कम्स इनटू प्ले, व्हेन इट कम्स इनटू प्ले, ये नहीं वो खेलने कब आता है, ये अराइज कब होता है। क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, व्हेन फ्रिक्शन मैम फोर्स when body moves or tends to move. is यस a मैम body moves
or tends to move, moves or tends to move over another surface. Write down. Another surface, एक surface दूसरे surface के ऊपर either move करता है. That means what is necessary here? Friction force को arise करने के लिए आपके पास दो चीज चाहिए. There should be contact. It is a contact force. Friction is definitely two bodies should be in contact with each other. अगर आप solid friction ले रहे हो तो solid friction, air friction, fluid friction, तीन टाइप का friction, तीनों में आपका contact force ही होता है. ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स आना चाहिए. एंड सेकंड, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी देयर. एक्सटर्नल फोर्स शुड बी देयर. एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आप बोल रहे हो कि बॉडी रेस्ट में है टेबल के ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं है. बॉडी अगर आपके एक बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हिच फोर्स. If it is asked to you, it is not falling. For class 11th, you will answer it is because of the unbalanced force, reaction force and mg vector. But for class 12th, you have to answer it is electromagnetic force. We will come across the same equations in class 12. Electrostatic force, not electromagnetic. It is because of electrostatic force the body is not falling. The answers will be different. But now for class 11th, we are giving you friction force. मैंने समझा it is a contact force, it is an external force. नहीं, इसमें condition है कि external force should be there. Or exact is a body moves or tends to move over another surface, then friction comes into play. Now you take the question, what is friction? What is this force? इस force को आप define कैसे करोगे? What is friction force? Give me the best definition. How can you define it? एक ही ऐसे definition दोगे कि मैं इसको बीच में खींच के आपको क्वेश्चन नहीं कर सकती. Yes, try. Anyone? What is friction force? Ansika, you are not taking part. Aman, you also. कुछ selective students discussion में participate कर रहे हैं. Rest are not taking part. Dishita, what is friction force? Friction is an external force which opposes the motion. Okay, Lakshya Bansal, tell me. Lakshya. The force acting opposite to the motion of an object when brought in contact with an uneven surface. Okay, any other answer? Jayant, Lakshya, Kanak. Kanak, you have answered. Bhavya. It is the resistance which when Yes, tell me. it is the resistance which one body encounters when it moves over another surface. So when a body moves over another, the resistance faced by it is friction force. You are not telling. आप फ्रिक्शन को ये नहीं बोल रहे हो whether it is opposing or whether it is supporting. फ्रिक्शन oppose करता है, support करता है. I'm opposing. I am able to write here because of friction in between my fingerprints and this pen. फ्रिक्शन ने मुझे सपोर्ट किया लिखने में या अपोज किया? You can walk only on a frictionless surface. Friction between the marker and the Ma'am, but marker को slide होने से तो अपोज किया ना. अच्छा, मार्कर को स्लाइड होने में अपोज किया. आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट पॉइंट. फ्रिक्शन के चलते सारे काम होता है. You eat because of friction, you walk because of friction, you write because of friction. आप उसी को ब्लेम करो. It opposes. You are only blaming that it opposes. How can it oppose? Tell me. Yes. Ma'am, it opposes the motion. मैम हमें 8th में बताया था फ्रिक्शन इज नेसेसरी. मैम वो दोनों सपोर्ट करता है और रेजिस्ट भी करता है. अच्छा, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. आप वो पॉइंट में आ गए. सपोर्ट भी करता है, अपोज भी करता है, लेकिन उसके डेफिनेशन में तो एक आना चाहिए ना. एनीवन हु कैन. हाँ, मतलब अपोजिंग तो नेसेसरी, मतलब अपोज करता अपोज है, पर अपोज की वजह से एक्शन करता है ना सर. मोशन को अपोज करते हैं. Surfaces which help in same direction motion and opposite direction. I'm not getting the point. मतलब जो relative term मुझे चाहिए, I'm not getting it. Anyone who can. Opposes the relative motion. Very good. It opposes the relative motion, not the motion.
ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It opposes the relative motion, not the motion. इतनी छोटे से टर्म में जीरो हो रहा है आंसर आपका. It opposes the relative motion between two surfaces in contact. So friction is opposing to the relative motion, not the direct motion. Relative motion मतलब, again I am helping you to understand what is रिलेटिव मोशन. क्या होता है एक बार देख लो. आप क्या करते हो, आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके ऊपर एक बुक है. इफ द बुक इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बुक के ऊपर फोर्स ऐसे है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स. आप इतना लिख के चुप बैठ जाते हो. बट दिस फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय द टेबल टू द बुक और बुक टू द टेबल. टेल मी. टेबल टू द बुक. तो आप ये जो फ्रिक्शन फोर्स आप इस डायरेक्शन में लिखोगे, इसको लिखोगे बुक friction force experienced by the book due to the table. But if the book is moving like this, the table is also moving like this. Yes or no? Relative motion दोनों के बीच में. बुक अगर आगे जा रहा है तो टेबल पीछे जा रहा है. Yes or no? Yes, ma'am. So what is the direction of friction force on the table by the book? This one, forward direction. This one is your F on table due to the book. This is your relative term. आप क्या करते हो, सारे न्यूमेरिकल्स में सिर्फ पहले वाला ले लेते हो. आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाता है तो आप ये ले लेते हो. यू नेग्लेक्ट दिस वन. तो फ्रिक्शन फोर्स opposes the relative motion. If you are telling only motion, then you are 100% wrong. In every situation it opposes the relative motion. Thank you Himanshu. Finally बोल दिए. फ्रिक्शन फोर्स, again I'm telling, friction is a contact force. Friction ग्राउंड भी तो फ्रिक्शन लगा रहे हैं. नहीं, नेक्स्ट आप ले सकते हो. फिर ग्राउंड में क्या होगा? ग्राउंड के हिसाब से टेबल कहाँ गया? ग्राउंड के हिसाब से टेबल यहाँ गया, तो ग्राउंड ऐसे गया. थर्ड वाला यहाँ आ जाएगा. आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, एक बॉक्स, दूसरे बॉक्स, तीसरे बॉक्स. जैसे आपका ट्रॉक है, ट्रॉक के ऊपर एल्विरा है, एल्विरा के ऊपर और एक छोटा बॉक्स है. इफ द ट्रॉक इज मूविंग लाइक दिस, आप देखोगे एल्विरा पीछे आ जाता है, इसीलिए उसको बांध के रखना पड़ता है. इफ द एल्विरा इज मूविंग लाइक दिस, दिस बॉक्स विल मूव लाइक दिस. ये बड़ा मैजिकल मोशन होता है. हैव यू एवर मार्क्ड इट? ऊपर हिल के कहाँ कौन गिरता है. एक इस साइड गिरता है तो एक उस साइड गिर जाता है. ऐसा नो. तो फ्रिक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सीबीएसई has reduced the syllabus again. 11th क्लास में पढ़ाने के लिए जो एक्चुअली पहले इंटरेस्टिंग था ना, इतना नहीं है, क्योंकि मेन न्यूमेरिकल सारे पैंडेमिक के चलते ओमिट कर दिया. आई डोंट थिंक कोचिंग सेंटर्स हैव ओमिटेड. दे आर गिवन ऑप्शन. नीट में तो ऑप्शन दे दिए, पता नहीं आपके बैच तक क्या होगा. नाउ टेल मी, फ्रिक्शन फोर्स इज हियर. इट अपोजेस, इट सपोर्ट्स, व्हाटएवर इट डज टू द रिलेटिव मोशन. The word relative motion will be there. Relative motion again I am helping. Suppose यहाँ आपका इंडिया गेट दिया हुआ है. ये क्वेश्चन को बच्चे हंसते हैं, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है. If I am moving with a speed 10 km/h towards India gate, what is the speed of India gate? ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे हंसते हैं 9th क्लास में. इसका मैम -10 km/h होगा. 10 km/h towards me. बच्चे क्लास में हंसते हैं जिनको फिजिक्स नहीं आता, बोलते हैं कि इंडिया गेट तो खड़ा है कितने सालों से, कहाँ मूव करेगा. पेरेंट आस्किंग कि whether it is moving, what is its relative motion is asked. आप डेली जो बस में जाते हो, आगे पेड़ पौधे पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं. These are the relative motion. ये नहीं कि पेड़ पौधे अपने जगह से हट गए. रिलेटिव मोशन होता है. Relative motion is an interesting phenomenon which you must have seen. स्कूल बस जब एक ही लाइन में रह के स्टार्ट होता है, कौन से बस स्टार्ट होता है बच्चों को नहीं पता. जब दूसरे बस आगे चला जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि वो आई एम एट रेस्ट. Yes or no? Have you felt it? Have you felt it? आंसर आएगा, हम बस में नहीं कहते. कार में भी सेम होता है. मैम कितने किलोमीटर जाती है? कार में भी सेम होता है मैम. कार में भी सेम होता है. कार में 2 कार एक साथ आ जाते हैं तो आपको लगता है कि साइड वाला कार को देखो ना, वो जा रहे हैं ना आप जा रहे हो. लेकिन जब वो आपको क्रॉस कर जाता है और आप उसको क्रॉस कर जाते हो, देन ओनली यू फील है बोथ आर मूविंग.
दिस इज योर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आपका सबसे इंटरेस्टिंग है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पहले क्लास 11th में था, अभी सब कुछ हटा दिया। सिर्फ ए में क्या है पता, बच्चे पास हो जाए, लिटरेट हो जाए। जिसका जो मेन था रिलेटिव मोशन आइंस्टाइन का, मैं यही 11th क्लास में करवा रही थी। एक चैप्टर था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अभी वो भी हट गया। नाउ यू सी we have to start friction. We have taken the basics of frictions. Frictions comes into play only when there is an external force acting on the system. मुझे ये लिखा जाएगा कि this one is at rest, ये situation दिया हुआ है, what is the friction force? आपका आंसर होगा 0। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, what is the friction force? What is the friction force? If it is external force, देखो ये external force उसको पुश कर रहा है, ये आगे जाएगा तो ये इसको खींच के रखने के लिए कोशिश करेगा, तो ये बैकवर्ड होगा। तो friction force is S. If the same one is no external force here, but if this is like this, that means इसका जो ये थीटा है, इसका mg sin theta cos theta, mg can be resolved into two components. तो mg sin theta इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ये यहाँ गिर सकता था but it is not moving, इसका मतलब इसके साथ friction force है। This is friction. Friction is S here, friction is S here, friction is no here. Is it understood? बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आई हैव गिवन यू। फ्रिक्शन फोर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं एग्जिस्ट करता है। जहां जहां एक्सटर्नल फोर्स लगता है, दिखाई भी नहीं जाए किंतु एक बॉडी कहीं ऐसे पोजीशन में है जहां कोई एक्सटर्नल फोर्स को कोई बैलेंस करके रखा है, इसका मतलब फ्रिक्शन है। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉडी कहीं गिरने के चांसेस भी नहीं है, तब क्या होता है, नो फ्रिक्शन फोर्स। आप इसी टेबल को ऐसे कर दो, इसी टेबल को ऐसे कर दो, बॉडी यहाँ रह जाएगा। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स यहाँ आ गया, बॉक्स मेहनत किया इस साइड आने के लिए क्योंकि mg sin थीटा इस साइड में खींच रहा है, बट बॉक्स इज नॉट फॉलिंग। अगर यहाँ से यहाँ तक फॉल भी कर गया, यहाँ चिपक गया, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर। बॉक्स जब ऐसे था टेबल के ऊपर तब नो फ्रिक्शन फोर्स, बॉक्स अगर स्लैंटिंग टेबल पे है तो फ्रिक्शन फोर्स इज देयर। इज द बेसिक अंडरस्टूड? आई होप सो। नोट डाउन दी, यस मैम, note down the explanation to understand during your revision time also. Now you tell me, what is the cause of friction? What causes friction? Friction को cause कौन करता है? What causes friction? S. Uneven surface. Contact. एरिया ऑफ कांटेक्ट। Contact, ये जो पहले वाला एक पुराना आइडिया है uneven surface, ये इंटरलॉकिंग हो जाता है तो जब एक्सटर्नल फोर्स आता है तो जा नहीं पाता। दिस इज एन ओल्ड आउटडेटेड व्यू, ओल्ड आउटडेटेड व्यू। इसी को चैलेंज देके आजकल के नया क्वेश्चन है कि अगर आप बस में जा रहे हो, शीशा यहाँ चिपक जाता है, आपको विंडो ना ऐसे चिपक के रह जाता है। सारे गर्ल्स मैंने देखी हूँ, भैया भैया चिल्लाते हैं इसको शीशा को खोल दो। हैव यू एवर फेल्ड इट? कितने लोग इसको फील किए हो? दो शीशा अगर चिपक जाता है, ये अनइवन नहीं है। घर में अगर दो कटोरी ऐसे चिपक जाता है ना, 10 जगह आप घूमते हो। दो ग्लास, स्टील ग्लास अगर दो चिपक जाता है, दे आर नॉट अनइवन, दे आर 100% पॉलिश सरफेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सेलोफेन शीट है। सेलोफेन शीट्स जो व्हाइट शीट्स होता है ना, ये दो चिपक जाते हैं, पता ही नहीं चलता। टीचर भी कवर चढ़ा देते हैं, ये खोलना मुश्किल होता है। दे आर 100% smooth surface and highest friction is there. This is an old outdated view due to interlocking of the surface. Is anyone who can give me the modern view? What causes friction? No idea? What is the modern view? This one is the modern view होता है आपका कि 100% स्मूथ सरफेस, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस जो होता है ना, दिस इज ड्यू टू एटॉमिक, इंटर एटॉमिक, यू कैन राइट डाउन, इट इज बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक और intermolecular forces. What is the cause? Cause is interatomic or intermolecular forces. Just like your van der Waals forces. Proportional to 1/r7 होता है. ये जो आप दिए हैं इसमें न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल टू 1/r7 होता है. फ्रिक्शन फोर्स का कॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, इट इज ड्यू टू इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेस.
इंटर एटॉमिक फोर्सेस जितना पॉलिश करोगे, एक क्वेश्चन आता है आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, हाईली पॉलिश सरफेस हैव हाईएस्ट फ्रिक्शन, गिव द रीजन। यस एनीवन? जितनी ज्यादा पॉलिश, एक्स्ट्रा पॉलिशिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन इन क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। एक्स्ट्रा पॉलिशिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन। Is what will be the answer? As the cause of friction is interatomic and intermolecular forces, if you polish it extra, the atoms or molecules, they come more closer to each other. Himanshu, are you understanding? Himanshu, Kanak, are you understanding the modern view? Are you understanding the modern view? Actually 9th 10th में मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, आप छोटे बच्चे थे इसलिए कुछ भी समझा देते तो आप बड़े खुश होके याद ही रख लेते थे अभी, लेकिन एग्जैक्ट फिजिक्स में आ जाओ इसीलिए क्लास 11th। Yes, tell me. Ma'am, you said that a box on table does the friction on the box will be 0 as it is not tending to fall anywhere. So, Yes. Ma'am, but it is but ma'am, why friction is applied when we walk, ma'am, because we are also not tending to fall somewhere. But we are giving just see, when we are walking, we are giving a force to the ground. हम ग्राउंड को फोर्स देते हैं, इसके रिएक्शन फोर्स ये आता है। रिएक्शन फोर्स का 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगर ये ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी फोर्स अप्लाई होता है, हम फोर्स बिना फोर्स देके नहीं चल रहे। अगर बिना फोर्स देके चल रहे तो हम डमी हैं, जो दुकान के सामने नहीं बैठते हैं, रात में लेके दुकान वाला अंदर रखता है कपड़े दुकान में, देखे तो होगे साड़ी फाड़ी पहन के, हम ऐसे हैं, हमें कोई कैरी करके ले रहा है। हम अगर अपने पैर में चल रहे हैं दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स। पहले तो आपका आंसर यही क्लियर हो गया, an external force is applied to walk. Then उसी external force अगर आपका यहाँ ऑयल है, you will not be able to walk. सारे मूवी में देखे होगे विलेन जो होते हैं वो लास्ट में कहाँ मरते हैं? Yes anyone? कौन सी सरफेस में मरते हैं जो फाइनली उनका? हवा में नहीं, पहले तो रोड में दौड़ते हैं, बहुत तेज कार में हाई स्पीड में भागते हैं, उसके बाद कार में जाके क्या हो जाता है कि वहां जाके कोई एक समुद्र में नहीं, कार में जाके एरोप्लेन में ऊपर चले जाते हैं, फिर एरोप्लेन से जाके कहीं एक समुद्र के अंदर गिरते हैं। जैसे फर्स्ट इट इज रोडवेज, देन इट इज एयरवेज, देन समुद्र के अंदर बहुत तेज बोट में चलते हैं, फाइनली कहाँ आते हैं, उनको पकड़ा कहाँ जाते हैं? मोस्ट ऑफ द मूवीज पुराने अगर अमरीश पुरी का देखे होगे तो anyone who can guess? That is a frictionless surface. मूवीज में होता है ना, साउथ मूवी में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मूवीज अब देखो अमरीश पुरी, याद है अमरीश पुरी? कोई जानता है कहाँ मरते हैं? फाइनली इट इज इन कीचड़ ओनली, दलदल में फंस जाते हैं। बियर गिल्स को देखे होगे, कीचड़ में जब फंस जाता है कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब स्नो, प्राइमल सर्वाइवर को भी देखे होंगे, जब स्नो में फंस जाता है कितना मुश्किल से वो पैर में आता है फ्रिक्शन। सैंड में वॉकिंग डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ आपको ऑयल लग जाएगा तो रिएक्शन फोर्स ही नहीं मिलेगा, तो फ्रिक्शन 0 हो गया। एस हुआ आज दिस क्वेश्चन बंसिका, यहाँ सरफेस था, रिएक्शन फोर्स मिला, ये रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा था। कितना बड़ा इक्वेशन है, component of a reaction force, x component of reaction force greater than friction force helps us to walk. इतना इजी नहीं है वॉकिंग का प्रिंसिपल। इफ यू राइट दिस थिंग, अगर आपको वॉकिंग पूछा हुआ है आप सिंपल यही लिखोगे, दिस इज रफ सरफेस, डेफिनेटली ऑयली सरफेस नहीं, देयर इज एक्शन फोर्स एंड देयर इज रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर होता है तो मैं चलती हूँ, दिस इज द आंसर। बच्चे क्या लिखते हैं? हम अपने पैर से चलते हैं। जब हम ये क्वेश्चन डालते हैं हाउ डू यू वॉक,
बच्चों का आंसर बड़ा पिकुलियर होता है, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, आंसर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इज इट अंडरस्टूड वंशिका? इज योर डाउट क्लियर? आई होप सो। क्योंकि ऑयल में आपको बैक साइड में ले लेगा, फ्रिक्शन इजी, विदाउट फ्रिक्शन नॉट पॉसिबल। Now, what causes friction? I have already given you. It is because of intermolecular or interatomic forces, and these forces are more if the surface is more polished. ठीक है? Then friction depends on what? Friction depends on what? You can write down the questions like this. ये multiple choice के लिए help करेगा. Friction depends on what? Area of contact. Most of the students I found you are not doing classwork nowadays because new students are asking for your classwork. You are not giving. That means you are not maintaining any classwork. Better होता अगर क्लास में जो पढ़ाया होता है उसको लिख लेते एक पेपर में. Kanak, are you maintaining a classwork? Kanak, tell me. Kanak, Bansika, are you writing? Sanket, you are writing. Bhavya, are you writing? No one is sending. I have approached many students. कि प्रीवियस क्लास वर्क का एक पेजेस का पिक्स भेज दो. नो वन इज सेंडिंग. दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटेनिंग क्लास वर्क. आप मत सोचो कि क्लास वर्क में हम एनसीईआरटी दे रहे हैं. वी आर गिविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बंच ऑफ बुक्स, जो बुक्स भी आप कभी देख भी नहीं पाओगे. तो सारे न्यू आइडियाज आर गिवन इन योर क्लास. तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है सारे की पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन करके लिखो. गौतम कक्कर, आर यू राइटिंग? गौतम, आर यू राइटिंग? Gautam, are you writing? Have you written all these examples I have given today? कैसे फ्रिक्शन आता है? Yes or no? No, ma'am. तो फिर फायदा क्या हुआ? ये कि प्रवचन है, आप सुनने आए हो. Just tell me कि आप सुनने से सारे याद आ गया. You should note down it. गौतम, अभी जाके कॉपी लेके आओ. आर्यन, are you writing? Aryan, are you writing? Yes, ma'am. Akanksha, are you writing? आकांक्षा, आर यू राइटिंग? ये क्या है? ये कोई मूवी है आप देख रहे हो जो खत्म हो जाएगा तो भूल जाओगे? ये फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको की पॉइंट्स हम दे रहे हैं. आपको कहाँ से ये की पॉइंट्स मिलेगा? कितने बुक आप सामने है, अपना जितने भी ऑथर्स का आप ढूंढ लो. यू नॉट एबल टू गेट ऑल दिस की पॉइंट्स. यू शुड राइट. यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योरसेल्फ इफ यू आर नॉट राइटिंग. अक्षिता, आर यू राइटिंग? Friction depends on what? Next. Yes, anyone? Is it dependent on area of contact? Yes, ma'am. Nature of the surface in contact. Nature of the surface area of contact. Friction depends. Yes, ma'am. Okay. I'm giving an example. Suppose this is the connecting train. If the force is applied here, acceleration here is A, acceleration here is A, acceleration here is A. Friction force सबके साथ है. बैक साइड में फ्रिक्शन फोर्स सबके साथ है. फ्रिक्शन. Why the acceleration is not different? Or why should not I add? I will run a single train to cover whole India. क्योंकि सब जगह एक्सेलरेशन सेम है, सारे बग्गी एक ही एक्सेलरेशन में जाएगा. इज इट डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया. इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दीस टू डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट? हमें डिपेंड ऑन स्लोप. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो हम फिर उसको इतने क्यों बढ़ा दिए? हम इसको 69, 75, 85 तक हम एरिया क्यों बढ़ा दिए? अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो हम इसी के ऊपर डबल डेकर, ट्रिपल डेकर ऐसे बढ़ाते हैं ना, क्योंकि एरिया छोटा होता है सरफेस के साथ. हम इसको ऐसे क्यों फैला देते हैं ट्रेन को? हम स्लोप पे डिपेंड करता है. किसके ऊपर? स्लोप पे. स्लोप पे फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्लोप. ये समथिंग डिफरेंट. माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरिया. ओके, इसको दोबारा मैं आऊंगी. इससे पहले आप टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस लिखो, एक एक करके उसका थ्योरी समझेंगे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? मेनली देयर आर 3 टाइप्स. जो हेड कैटेगरी में देयर आर 3 टाइप्स. वन इज योर ड्राई फ्रिक्शन,
The second one is your in fluids, and third one is in that is your internal friction. Third one is your internal friction. Dry friction, two surfaces in contact like this. If a body is here and you have applied a force, this is dry. Fluids में आपका both water में आपका viscous force आ जाएगा और air में आपका resistance, air resistance force आ जाएगा. Fluid means water and air both gases. और internal friction से आपका हो गया कि deformation. सब डिफॉर्मेशन जो बॉडी में होता है ना ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस जो इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो हमारे पास नहीं मिलेगा. इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है जो बॉडी के पार्ट्स के अंदर दो पार्ट्स एक जगह घिस रहे हैं, जैसे आपका नी में देखोगे, नी में जो दो बोन वो ऊपर वाला दो बोन के साथ कंटिन्यूस घिसते हैं, तो इसीलिए इसके बीच में क्या दिया हुआ है. बायोलॉजी में थोड़ा सा तो आइडिया होगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स. सारे हड्डी के बीच में क्या एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. इज एनीवन हु नोज? बोन मैरो, लिगामेंट, बोन मैरो, व्हाटएवर इट मे बी. अगर ये ग्रेजुअली एज बढ़ते ही ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो इसीलिए वो दोनों घिस के नी को तोड़ता है. इसको ऑस्टियोपोरोसिस. मैम इससे मैम में आर्थराइटिस हो जाता है मैम. हाँ, इसमें आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है. तो ये इंटरनल फ्रिक्शन की बात है. हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो फ्लूइड्स का बाद में आएगा. हमारे पास मेनली ड्राई फ्रिक्शन है. क्लास 11th में ये चैप्टर में वी आर हैविंग ओनली ड्राई फ्रिक्शन. तो ड्राई फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स. ड्राई फ्रिक्शन आपके पास है, ये जो ड्राई फ्रिक्शन में मेन ब्रांच ले रहे हो, ड्राई फ्रिक्शन में हमारे पास 3 ब्रांचेस है. वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, वन इज योर स्टैटिक, द अदर वन इज काइनेटिक. नोट डाउन इट. थर्ड वन इज लिमिटिंग. Static, kinetic and limiting. We are having 3 types of portion. Ayush, are you writing here? Ayush Sharma. Yes, Ayush, writing. Yesterday you have asked a good question, no doubt, but you should know the basics before asking some questions. I have asked you the basic. Whether you know the difference, you don't know. I will cover it today. You have to wait. Yes, there are 3 types of friction. स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टैटिक मींस the body is at rest. If you are contacting 2 surfaces, this is a box, it is kept on a table. This is a box, it is kept on a table. You have applied a force. आप इसको खींचने के लिए कोशिश किए, but it does not move. ये move नहीं किया, it does not move. लेकिन देयर इज फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज यू हैव अप्लाइड ए फोर्स. जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं किए थे इसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 था. जब मैंने फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस, बट दिस फ्रिक्शन फोर्स इज obstructing it to move in the forward direction. Then this is the case of static. Is it understood? Static friction कब होता है? जब आप फोर्स अप्लाई किए, suppose you are pushing a wall, that wall is not moving, but you are exerting the force. That means there is a static friction. There is a static friction. Now you tell me, is the static friction increase if I increase my force? अगर मैं एक बॉक्स को, एक अलमीरा को पुश कर रही हूँ, वो आगे नहीं जा रहा है, मैंने अभी जो फोर्स किया था उसके बाद डबल फोर्स कर दिया, ट्रिपल फोर्स कर दिया, still also the अलमीरा is not moving. Is the static friction increasing or it is remaining constant? It is remaining constant. I'm increasing. No, ma'am. It is constant. Static friction force constant रहता है. Yes, but ma'am. I am applying my force. I am applying my force, but this I am increasing my force, but the amount of static friction is remaining constant. There is a short question here. Static friction is self-adjusting. Explain. Static friction is self-adjusting. Yes. मैम उसकी लिमिट तक वो हमेशा हमारी फोर्स के इक्वल होते हैं. और जब लिमिट जितना हम फोर्स दिखाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन उसको एडजस्ट करेगा. सपोज मैं 5 न्यूटन फोर्स दी हूँ तो वो 3 न्यूटन और 5 न्यूटन देगा. 5 न्यूटन दे रहे हो तो वो 5 न्यूटन देगा. मैं 6 न्यूटन देती हूँ तो वो 6 न्यूटन हो जाएगा. मैं 8 न्यूटन देती हूँ तो वो भी 8 न्यूटन देगा, जब तक वो मूवमेंट नहीं करता है. इसीलिए बोलते हैं स्टैटिक
फ्रिक्शन का नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग. राइट डाउन हियर, स्टैटिक फ्रिक्शन मींस सेल्फ एडजस्टिंग. अपने आप एडजस्ट हो जाता है जब तक स्टैटिक है. यू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस. इट इज सेल्फ एडजस्टिंग. ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. नाउ सी, सपोज मैंने F से 2F किया, 3F किया, लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं किया. 3F से जब मैंने 4F किया ना, ये बॉडी थोड़ा सा एक आवाज किया और थोड़ा सा झटका लगा. टेंड्स टू मूव. देयर इज टेंड्स टू मूव. द बॉडी टेंड्स टू मूव. टेंड्स टू मूव विथ ए जर्क और गिव्स ए जर्क. टेंड्स टू मूव, गिव्स ए जर्क. सिंपली एक जर्क हुआ मीन्स थोड़ा सा उसका बेस हिल गया. दिस पॉइंट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट. इज इट अंडरस्टूड? दिस पॉइंट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट. व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हो गया तब इस, जैसे एक अलमीरा को आप पुश कर रहे हो, ये बॉक्स को आप पुश कर रहे हो, पहले दिए, दूसरा दिए, तीसरे दिए, उसके बाद क्या है, एक जगह में ये थोड़ा सा हिल गया, जर्क दिया, ऐसे झुक गया थोड़ा सा. That is your limiting friction point. Is it understood? Yes or no? Tell me. Yes, ma'am. That is limiting friction is maximum static friction. I am telling you, limiting friction is maximum static friction. You can note down the point. इसके बाद ये body smoothly चला. I have applied, I have pulled it and it starts moving like this. इसके बाद भी ये और ये दोनों surface के ऊपर force है. That is your kinetic friction. Kinetic means once it start moving, then kinetic friction comes into play. Is the theory understood? Static friction कब तक था? जब तक बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, मैं चाहे फोर्स बढ़ाते रहूं, मूवमेंट इज जीरो. अंडरस्टूड? लिमिटिंग क्या है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जहां से बॉडी थोड़ा सा जर्क दिखाए, टेंड्स टू मूव. और काइनेटिक कब है? जब वो स्मूथली मूवमेंट किया. Static, kinetic and limiting. If I draw a graph to explain it again, then you can take this like this. If this is the graph, this graph is plotted between applied force. You can write here, applied force is in the x-axis. And kinetic friction constant होता है. Wait, we are coming. This one is a friction force. ये जो friction force है, applied force आपका ये था, friction force ये था. Friction force self adjust कर रहा है. अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा दिए, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है. अप्लाइड फोर्स आप और बढ़ाए, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है. लाइक दिस इट इंक्रीजेस लाइक दिस. एक पर्टिकुलर पॉइंट में ये से एक जॉर्क दे दिया. ये जो जॉर्क है, ये दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट. उसके बाद ये स्ट्रेट चला. दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी. नाउ यू कैन टेल मी ए टू बी क्या है? ए टू बी व्हिच फ्रिक्शन? ए टू बी. A B is only static. This is your static friction. A to B is your static friction. B to C, limiting friction. Limiting. C to D, kinetic. This one is your kinetic friction. Then which one is the highest friction? सबसे ज्यादा friction force किसको बोला जाएगा? हम limiting. Limiting has the highest value. Limiting friction has the highest value. Okay, now come to the main thing. Note down this graph. खाली मत बैठो, बार बार हम बोलें कि अच्छा सा रजिस्टर बना के ये सारे जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, these are all unique. ज्यादा से ज्यादा आप कितने बुक्स खरीद सकते हो? एक NCERT और एक बुक. Teachers are having a collections of around 30 to 40 books. वो पहले से था हमारे पास, उसको पढ़ के सबका की पॉइंट्स हम लोग ले चुके हैं. तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये जो सेंटेंस हम बोले कौन से बुक से आएगा. मोस्टली इट इज फ्रॉम हेलिडे, रेस्नेक एंड वॉकर, हर एन अदर बुक्स. आप उसको मिस कर रहे हो. नॉट राइटिंग द सेंटेंस दैट विल हेल्प यू टू आंसर योर सब्जेक्ट्स क्विकली. हमारे एक ही मेथड है कि बच्चा जल्दी आंसर लिखे, टाइम बचाए. ओके, दिस इज द ग्राफ आई हैव गिवन यू. नाउ यू कम टू द लॉज ऑफ फ्रिक्शंस. देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ फ्रिक्शंस. स्टैटिक फ्रिक्शंस के क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना क्वेश्चन आ सकता है? इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस? द आंसर इज अक्षिता. मैम. यस और नो बोलो तो. यस मैम.
Akshita, you are not telling. Yes, Rn is ma'am. representative of all. Yes. Static friction increases when the applied force is increasing. Is static friction self-adjusting? The answer is yes. Ma'am, yes, sir. Maximum value of static friction is known as Limiting friction. limiting friction. Okay. Then we are having laws. These laws are laws of limiting friction. Mostly जो laws दिया है वो laws of limiting friction ही आपके पास है. Laws of limiting friction में ये जो friction force है, the magnitude of the force of limiting friction FL is directly proportional to the reaction force, normal reaction force. ठीक है? Limiting friction F ये आपका limiting FL is directly proportional to N. N starts for normal reaction force. Normal reaction force. Okay. इसमें एक वर्ड अरेंज होता है नॉर्मल. ये जो नॉर्मल वर्ड के चलते आयुष आर यू हियर? यस. आयुष ने कल एक क्वेश्चन पूछा था. मैंने उसको क्वेश्चन काउंटर एक्ट करके पूछ लिया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर? इज एनीवन हु नोज? शाश्वत, वेयर आर यू? नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या होगा? हम डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, सेम बात नहीं हुई. एनीवन एल्स पूरे क्लास में? मैम नॉर्मल तो मैम बीच में लगता है ना. परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा, और परपेंडिकुलर का वैसे मतलब हो गया कि अर्थ से परपेंडिकुलर मतलब. योर सिद्धांत जैन, सिद्धार्थ जैन. ओके, टेल मी. परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और नॉर्मल? मैम परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉर्मल टू द प्लेन होगा. टेल मी व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन. सेकंड वाला क्या था जिसको हम एक्चुअली फर्स्ट वाला वो था? Incident rays and normal should lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and Normal. Normal. आगे क्या सेंटेंस है? All lie in the same plane. All lie in the same आप place. अगर 12th में आंसर देंगे तो मैं तो पूरा 0 दूंगी. सेंटेंस क्या है एग्जैक्टली? मैम नॉर्मल मैम हमेशा प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर. मैम नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मैम. वेरी गुड. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. भूल गए? नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आके 12th क्लास में यही लॉ का सेंटेंस लिखो. अगर ये नहीं लिखे हो तो हम आपको 0 देते हैं. नॉर्मल इज टू द पॉइंट व्हाइल परपेंडिकुलर इज टू द सरफेस और प्लेन. नॉर्मल हमेशा पॉइंट के रिस्पेक्ट से लिया जाता है. और आपके पास एक स्मूथ सरफेस है और आपके पास एक रफ सरफेस है. रफ सरफेस में आपको ऐसे नहीं मिलेगा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. रफ सरफेस में आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आयुष. इज इट क्लियर टू यू आयुष? यस मैम. नॉर्मल और परपेंडिकुलर के डिफरेंस है. परपेंडिकुलर हमेशा प्लेन और सरफेस के ऊपर होता है. आपको क्यों नॉर्मल दिया हुआ है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में वो तो परपेंडिकुलर यूज कर सकता था ना. वो क्यों नॉर्मल दिया हुआ? 12th क्लास में हमारे पास बहुत ही नॉर्मल है. यस मैम. नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. one is to the point, one is with wait, one is with respect to the point, the other one is with respect to the surface or plane. Yes, here normal reaction दिया हुआ है. Your voice is not clear. What can I do? Frictional force is directly proportional to normal reaction force. Now you see, if this is the table, here is the block. I have applied a force here F, and frictional force is opposite to it. This is your frictional force. Vector is your mg vector, and here is the normal reaction vector. Now you can take the same case. If this is the force, this is the surface. I have applied the force like this. This is the force. ये force आपका ऐसे गया. इसके दो कंपोनेंट ऐसे हैं. mg वेक्टर भी ऐसे हैं. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आपका ये है. पुशिंग और पुलिंग केस में यू कैन सी. अगर ये वाला फोर्स को मैंने चेंज किया, लेट दिस इज द फोर्स, यू आर पुलिंग इट, तो आपके पास ये है. ये आपका mg वेक्टर, ये आपका ये फोर्स का एक कंपोनेंट.
फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। Frictional force is proportional to normal reaction force limiting friction, then you are getting the ratio, that is your mu L, coefficient of limiting friction, that is your FL divided by N. This is your frictional force divided by normal reaction force. Then your formula you get, जो आप formula use कर रहे हो, FL is your mu L times N. Fs static friction mu h time n, kinetic friction Fk mu k times n. What are these? Mu L, mu k and mu s. Coefficient of friction. Right on. This top mu L, coefficient of limiting friction. Coefficient of limiting friction. Mu k, coefficient of kinetic friction. Coefficient you can write kinetic friction के coefficient है, kinetic friction coefficient is mu k. Mu s is your coefficient of static friction, write down it, static friction coefficient. Static friction coefficient is your mu s. ये जो तीन coefficient of frictions आया, ये एक न्यू टर्म आ गया. It is the mathematically you can write it mu L. मैथमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन देखो इसके रिलेटेड. mu L, mu s. mu s क्या है? Fs डिवाइडेड बाय n. mu k क्या है? Fk डिवाइडेड बाय n. Now the question arises, coefficient of friction, is it dependent on normal reaction force? Coefficient of friction, is it dependent on normal reaction force? Yes ma'am. तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर मैं बढ़ा दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा. मैम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है जो कांटेक्ट में है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है आपके अकॉर्डिंग. यस मैम, वो सिर्फ उनकी रफनेस का मेजर है. सरफेस की रफनेस, स्मूथनेस इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर. वन इज मैथमेटिक्स डिपेंडेंट, इनको हम मैथमेटिकल स्टूडेंट बोलेंगे, हर आंसर वो मैथमेटिकली सोचते हैं. और एक स्टूडेंट कैटेगरी हमारे पास है जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं. हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचने वाला चाहिए. आपको इक्वेशन में दिखाया जा रहा है, ये अगर मैथमेटिकल इक्वेशन होता तो n को मैं बढ़ाई तो ये घट जाता. ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है. आपको दिया है दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन. इसका मतलब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है म्यू एल. हाउ कैन इट बी डिपेंडेंट? आपको दिया जाए 10 इज प्रोपोर्शनल टू 2, तो मैंने 10 इज इक्विवेलेंट टू 5 इंटू 2 करूंगी. 5 इज ए कांस्टेंट हियर. 5 इज 10 डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं 2 को 2 कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है. दे आर प्रोपोर्शनल. आपको प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है. फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा. आप समझे नहीं? मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच में डिफरेंस. भव्या, कनक, टेल मी, यू आर मैथमेटिकल और फिजिकल? टेल मी व्हाट इज योर आंसर? मैथमेटिकल आंसर, फिजिकल आंसर? बोथ आर वेरी गुड ब्रांचेस ऑफ साइंस. एक दूसरे को टक्कर देने वाला ब्रांच है. मैथमेटिकल. हाँ, तो छोड़ दो मैथमेटिकल, फिजिकल में आ जाओ. फिजिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन को देखो. आपको बहुत सारी इक्वेशन आएगा. आपको प्रोपोर्शनलिटी देखना मैथमेटिकल पड़ेगा. से वो प्रूफ मिलता है ना, इसलिए. नहीं, मैथमेटिक्स में प्रूफ मिलता है कहाँ? यहाँ तो प्रूफ मैंने मैथमेटिक्स में भी मैम करके मतलब वो दिखा दिया. जस्टिफाई हो जाता है ना नीचे, जब RHS RHS के इक्वल हो जाता है तो मैम वो एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ ये ठीक ही है. मैम फिजिकल में तो हम खुद सोच रहे हैं ना. तो इमेजिनरी आइडिया बेटर होता है. योर ब्रेन जो एक्टिवेट होता है ना ज्यादा इमेजिनरी आइडिया में. फिजिक्स में कोई भी सिचुएशन आपको दे दो, आप इमेजिन कर लोगे. हाँ ऐसे मैम होगा. तो हम गलत भी इमेजिनेशन कर सकते हैं ना मैम, वो नहीं, होगा नहीं होगा तो तो. इसका मतलब आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है ना. आप यहाँ से दोबारा समझो. मैं इस क्वेश्चन को बार बार पूछती हूँ वाइवा में, चाहे जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो रुक जाते हैं. मैं क्या करती हूँ पता है? मेरे लैबोरेटरी के ऊपर एक टेबल है. लैबोरेटरी टेबल में, उस टेबल में एक बुक रखती हूँ. मैंने एक बच्चे को पूछती हूँ कि इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
म्यू एस है, म्यू एस, इसके ऊपर मैंने और एक बुक रख दिया, म्यू एस बढ़ गया और घट गया, दिस इज माय कॉमन क्वेश्चन, म्यू एस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इफ आई कीप अनदर It will remain constant, मैम। फिर भी कोई बच्चा यहाँ इंक्रीजेस बोल दिया अभी, कौन बोला था? मैम यहाँ पे कांस्टेंट होगा। कनक 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 तुम नहीं समझ रहे हो, कनक तो मैथमेटिक्स छोड़ दो, आ जाओ फिजिक्स में। कनक में इसके ऊपर यही तो करते हो, सबसे अच्छे अच्छे बच्चों में इसके ऊपर और एक बुक और एक बुक और एक बुक ऐसे रख देते हो, बोलते हो म्यू एस बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया यार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद मैम पर वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो वेट, उसके बाद मैंने पूछती हूँ कि पहले तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, क्योंकि आप मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर देती हूँ, फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू एस है। उसके बाद मैंने उसको पूछता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बच्चे बोलते नहीं इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो मैं इसके ऊपर जो बुक रखी इतना ताजमहल बना दी, तो इसमें क्या ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया, तो कंफ्यूज हो जाते, जो भी भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं सरफेस ऑफ कांटेक्ट तो नेचर ऑफ सरफेस इज नॉट चेंजिंग, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो नेचर ऑफ सरफेस अगर कांस्टेंट रहता है तो उसके बाद फिर बच्चे आंसर देते नहीं म्यू एस इज नॉट चेंजिंग, तो फिर मैंने उनको ये इक्वेशन दिखा देती हूँ, देखो म्यू एस का इक्वेशन क्या लिखो, तो ये लिखते हैं म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस बाई एन। तो अगर एम जी वेक्टर आपका बढ़ गया यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन तो बढ़ गया, तो बोलते कि नहीं मैडम म्यू एस बढ़ जाएगा, सी द कंफ्यूजन हियर। उसके बाद वो क्या करते हैं, मुझे ब्लेम करके जाते हैं, आप ना हमें कंफ्यूज करा देते हो। टेल मी, am I confusing or you are not clearing your basics? कनक बताओ, कनक मैथमेटिकल और फिजिकल हर इक्वेशंस में हमारे पास तो 12th क्लास में आ जाओ, 10th क्लास में भी आपके पास ये इक्वेशन है, V इज इक्वल टू आई आर, सब बच्चों को पता है। हम इसमें लिखते हैं R इज इक्वल टू बी बाई आई। मैंने बोलता हूँ करंट को डबल कर दूंगा, R कितना होगा कनक, करंट इज डबल, हाफ हो जाएगा। हाँ देखो कनक तुम तो बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे हो। ए शनिवार चेंज थोड़ा होगी मैम, वो तो नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज को डबल किए बिना मैं करंट को डबल नहीं कर पाऊंगी। यहाँ ये V इज प्रोपोर्शनल टू I है, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कनक कब समझोगे? ओके मैम। बहुत इक्वेशन है फिजिक्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी आप टॉपिक ले लो उसमें एक इक्वेशन मिलेगा जहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, कोई भी खींचेगा आपको इसमें। यस आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू कैन राइट डाउन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड, कनक तुम लिख लो इसको, डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फिर गलती कर लोगे, आगे एमसीक्यू है, चीटिंग करने वाले को तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो समझ के करते हैं वही गलती करते हैं फिजिक्स के पेपर में। हम यही फाइंड आउट किए हैं, दो जो हैव टेकन द लोएस्ट स्कोर विद प्रॉपर कैलकुलेशन दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में टीचर्स मिलके हम बेस्ट स्टूडेंट के लिस्ट निकाले हैं कि यही बच्चे हैं जो सचमुच सारे प्रॉब्लम को करने के लिए कोशिश किए हैं, चाहे तो वो फेल भी हो गए हैं बट दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, दे विल बी गिवन द हाईएस्ट मार्क अगर आपका ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम डिक्लेयर हुआ तो, ठीक है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई विल राइट, यस एनीवन, इट डिपेंड्स ऑन, नो आंसर, surface of contact, nature of surfaces in contact, the atomic or molecular forces, nature of molecular or atomic forces, ठीक है। Now you come to kinetic friction. Kinetic frictions we have already done. Mu k is equivalent to Fk by n. यहाँ भी independent of normal reaction, चाहे कुछ भी ले लो, independent of normal reactions हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद आपके पास इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शंस हमारे ओवर हो चुका है, फ्रिक्शंस के लिए कंक्लूजन है, फ्रिक्शन इज कांस्टेंट रहता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, ये म्यू के सेम थिंग आपका, ये सेम फार्मूला एफ के डिवाइडेड बाय एन,
एफ के आपका आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन सेम आज म्यू के, और एन के लिए जगह आप mg लिखोगे। फ्रिक्शनल फोर्स आपका इनसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम mg आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शंस का कुछ बताओ। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एबल, व्हाई? ऐसे नहीं हो, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एबल, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एबल, एस एनीवन? कुछ तो होगा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आता होगा। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एबल, friction we are able to walk. because of the frictions we are able to walk, because of the friction we are able to eat also, spoon में, हाथ में, We are able to write because of friction. we are able to write, fingerprints आपका नेचुरल दिया हुआ है सारे। Drive because of friction. आपको पता होगा स्पाइक्स और थ्रेड्स आर प्रोवाइडेड सारे जूते के नीचे, बड़ा स्टाइलिश होता है। व्हाई इट इज सो? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन? Increase friction. Increase the friction. इंक्रीज द फ्रिक्शन, सारी जगह आपको इंक्रीज द फ्रिक्शन होता है। कैरम बोर्ड में कौन से पाउडर देते हो टू इंक्रीज और डिक्रीज? कैरम बोर्ड में Decrease friction. Decrease. स्मूथ करते हो, डिक्रीज द फ्रिक्शन, टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, नहीं तो वो चिपक जाता है। ठीक है, और लुब्रिकेटिंग, ऑयलिंग, ये सब क्यों किया जाता है? मैक्सिमम केसेस में हम डिक्रीज फ्रिक्शन करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा केसेस में आप तो इंक्रीज फ्रिक्शन होता है। ये जो कोई भी पेन देखो, इसमें जो थ्रेड्स दिया हुआ है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, स्पून में जो डिजाइन दिया जाता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, खाने के लिए, हाथ में पकड़ने के लिए। व्हाई द फिंगरप्रिंट्स आर गिवन हियर, बच्चे लिखते हैं जमीन लेने के लिए, ये नहीं है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट यू आर हैविंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हाउ विल फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज यू आर हैविंग ए फोर्स लाइक दिस, यहाँ देखो ये आपका पुल फोर्स है, यू आर पुलिंग इट, इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। इसका सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे लेते हैं, लेट दिस बॉडी इज लाइक दिस, ये बॉडी है, तो इसमें दो फोर्स है, वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वन इज योर इसका ये वाला फोर्स है, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, लेट इट बी। फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये mg वेक्टर है, और ये आपका रिजल्टेंट ऑफ दिस वन, इसको ले लो रिजल्टेंट ऑफ, ये किसका है? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, let it makes an angle theta here, let it makes an angle theta here, so what is tan theta? You can name it, let this one is your ABC बना सकते हो, ABC, what is tan theta? Yes anyone who can tell me what is tan theta? Tan theta आपको इसको ज्वाइन करो, tan of this angle theta is perpendicular divided by base होगा, yes or no? Tan theta your FR friction force divided by reaction force, yes or no? FR Yes ma'am. divided by friction force, this is known as your coefficient of friction. Coefficient of, you can take it, if it is not moving, static, so what is coefficient of friction? Coefficient of friction is tan of this angle, tan theta. This is another formula of coefficient of friction. Okay, mu s is equivalent to tan theta, a short formula, derivation is not there in your syllabus now. Mu s is equivalent to tan theta. Someone has left 45 hai, I will give you attendance at 43 only. Now the second one, if you are having an inclined plane, ये inclined plane में एक box आप रखे हो, suppose ये inclined plane है, this one is an inclined plane, I will keep it like this, ये रह गया straight, इसके बाद हमें क्या करो, इसको gradually इसको increase करो, at a particular point it slides, ऐसा नो, एक ही एंगल में वो गिरेगा, सारे एंगल में नहीं गिरेगा, एक ही एंगल में गिरेगा, उसके बाद कोई भी एंगल है तो गिर जाएगा। कनक अंडरस्टूड? कनक टेल मी, कनक आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ये मैं ग्रेजुअली इस एंगल को बढ़ा रही हूँ, देखो यहाँ ये ऐसे था, मैंने इसको धीरे धीरे उठाया, ये जब ये एंगल थीटा हो गया तो ये गिरने लग गया, जस्ट टेंड्स टू फॉल, जस्ट टेंड्स टू फॉल, जिस एंगल में वो जस्ट टेंड्स टू फॉल, दैट एंगल इज नोन एज, that angle is known as angle of repose. What is angle of repose? Angle of repose is the angle that is the minimum angle or maximum angle. Yes, what
What you will write here? It is a minimum angle or maximum? Minimum angle. Minimum angle. Minimum angle. This is the Minimum minimum angle. angle at which the body tends to fall in an inclined plane. Minimum angle in an inclined plane with the horizontal surface when a body tends to fall or begins to fall or slide down. ठीक है? This angle also you can prove. ये angle भी अगर आप ऐसे right angle करके देखोगे तो this angle of repose, let it be phi. Mu s is can be equivalent to tan phi. Mu s can be equivalent to tan phi. क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये mg sin theta आएगा. Let us do it again. mg sin theta component आएगा. ये आपका inclined plane है. ये आपका phi angle है. ये आपका इसका वेक्टर mg है. तो ये mg को रिजॉल्व करो टू कंपोनेंट्स में. आपके पास होगा mg sin थीटा. इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है? एक साइड में आपका फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में और mg sin थीटा नीचे. ठीक है? तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका mg वेक्टर है. यहाँ आपका mg वेक्टर है. दिस वन इज योर mg cos थीटा और cos phi यू कैन राइट. mg sin थीटा नहीं sin phi होगा यहाँ. तो इसमें से अगर आप म्यू एस निकालोगे तभी भी वो tan थीटा होगा. तो इसीलिए बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज का tan और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, ये एंगल ऑफ रिपोज है. म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan phi. ठीक है? इसका मतलब थीटा जो एंगल था, थीटा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन. राइट ऑन. थीटा जो हमारे पास था वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था. फाई जो हमारे पास है वो एंगल ऑफ रिपोज है. दोनों सेम होते हैं, दोनों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं. तो एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ, क्योंकि tan के स्मॉल वैल्यू आपको पता है tan थीटा फॉर स्मॉलर वैल्यू इज थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू फाई. दैट इज ए प्रूफ जो अभी नहीं है, मतलब इसे थियोरेटिकली आपको नहीं पूछा जाएगा. प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू फाई पहले हम पूछ रहे थे, बट यू आर हैविंग numericals based on this. As give your attendance. 2 students have already left. They are having some urgency, I think. As give me the attendance starting from Akash. No, here it is Akanksha Sharma. Akanksha Sharma. Second ma'am. Next Arav Grewal. Arav Grewal. Arav Grewal, raise your hand. Present ma'am. Okay. Next Arav Sharma. Ayush. Ayush are present. Agnish. Agnish are you present? No. Aishwarya. Aishwarya are you present? No. Yes, ma'am. Okay. Akshita. Akshita. Yes, Aman. Aman are you present? ये दोनों चले गए. Ansika. Ansika are you present? Ansika. Yes, ma'am. Present. Arumita. No. Aryan. Present ma'am. Ayush. Ayush.